आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मूड कैसा है? सुनाई नहीं दे रहा भाई? ठीक है बब्बर शेर? आप हमारा मैसेज जनता तक पहुंचाते हो और बाकी पार्टियां जो गठबंधन में हैं उनके भी कार्यकर्ता मैसेज पहुंचाते हैं। तो शुरुआत में विचारधारा से करना चाहता हूं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। लड़ाई संविधान की है। अब मैंने सुना कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो संविधान मैं अपने हाथों में पकड़ता हूं ये खाली है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप इस संविधान को समझे नहीं हो। इस संविधान में सिर्फ हिंदुस्तान की आवाज नहीं है, इस संविधान में अंबेडकर जी, गांधी जी, फूले जी, बिरसा मुंडा जी, नारायण गुरु जी, बसवना जी, बुद्ध भगवान जी, इन सब की आवाज है। और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में यह किताब कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। भाई और बहनों, ये नई किताब नहीं है। इसके अंदर जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और कहा जा सकता है हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है। और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने कह दिया कि हमारे संगठन का लक्ष्य संविधान को नष्ट करने का है, खत्म करने का है, उसी दिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये छुप कर ये काम करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं, बनती हैं। चाहे वो हमारा शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, सारा का सारा इसी किताब से बनता है। महाराष्ट्र में पैसा आता है, आप जीएसटी देते हो, वो बढ़ता है, ये किताब करवाती है। विकास होता है, दलितों की रक्षा होती है,
महिलाओं की रक्षा होती है, यह किताब करती है। और अगर गरीब लोगों को फायदा हुआ है, मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, हरी क्रांति हो, सफेद क्रांति हो, इस किताब के बिना नहीं हो सकती थी। आप जानते हो इस देश में इस किताब से पहले क्या होता था। वोट मिलता है आपको, ये जो चुनाव हो रहा है इसी किताब के कारण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 25 लोगों का। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इस किताब में कहीं नहीं लिखा, इस किताब में कहीं नहीं लिखा कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होना चाहिए और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का 1 रुपया नहीं माफ होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा इसमें। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा संविधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन छीनी जानी चाहिए। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और फिर 24 घंटा इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, मोहब्बत, आदर, भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और इसको खत्म करने की कोशिश। यह लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में आप सब शामिल हो। 4000 किलोमीटर हम चले। क्या जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। एक ही नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ा देंगे। मणिपुर जाइए, जाके देखिए वहां क्या हुआ है। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते और ना गए। इतिहास में नहीं हुआ ऐसे कि हमारे प्रधानमंत्री एक प्रदेश में जो जल रहा है 1.5 साल के लिए वहां गए नहीं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, बांटने का काम करेंगे और धन 20-25 लोगों के हवाले करेंगे। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अदानी को, अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो। धारा भी आपकी आंखों के सामने छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए में हमने
हिंदुस्तान के हर एक किसान का कर्जा माफ कर दिया था। 70,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। उतना पैसा अदानी को सिर्फ मुंबई में दिया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में एक बात साफ कर दी। मैंने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? पार्लियामेंट में उनके सामने पूछा मैंने। और आज मैं थोड़ा सा आपको जाति जनगणना के बारे में समझाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़ा वर्ग है और 15% माइनॉरिटी है। कितना होता है? कितना बनता है? 15, 8, 50 और 15 कितना हुआ? कितना हुआ? ठीक है, ये है आपकी आबादी। अच्छा, सचमुच में पिछड़े कितने हैं किसी को नहीं मालूम। हम कहते हैं कि तकरीबन 50% है, मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम। ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनको मैं मित्र कहता हूं, कहना पड़ता है। ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। आप मुझे एक बात बताओ, शाम को डिस्कशन चलेगा, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही बात बोल दी। इनकी गलती नहीं है, इनको बेचारों को सैलरी लेनी है। तो इनका डिस्कशन होता है शाम को, बातचीत चलेगी, एंकर बोलेंगे राहुल गांधी ने ये बोला, नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सारे के सारे एंकर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, इनमें कोई पिछड़े वर्ग का है? कोई दलित है? कोई आदिवासी है? बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो आप, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालो, उनके सीनियर मैनेजर्स की लिस्ट निकालो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों के नाम लो। मैंने किया है। और नाम में मुझे एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति दिखा दो, लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति का नाम दिखा दो, एक दलित का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो। है ही नहीं। ना मीडिया में हो आप, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना प्राइवेट अस्पताल आपके, ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके, ब्यूरोक्रेसी में आपके कोई नहीं। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली। मैंने कहा देखता हूं भैया इनमें से कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े। ये हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। जो आप पैसा जीएसटी में देते हो, जेब से निकालकर शर्ट खरीदते हो जीएसटी, पैंट खरीदते हो जीएसटी, मोबाइल फोन खरीदा जीएसटी, जितनी जीएसटी अदानी देता है उतनी आप देते हो। अगर आप शर्ट में 18% देते हो तो अदानी भी 18% देता है। वो अरबपति है, मगर जीएसटी एक ही देते हो। वो पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार के पास, बंटता है। कौन बांटते हैं? मक्खन कौन बांटते हैं? 90 अफसर बांटते हैं। भाई और बहनों, मैंने लिस्ट निकाली। 90 में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, मैं बताता हूं। 90 में से एक आदिवासी है। और अगर 100 रुपए बंटते हैं बजट में, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे बांटते हैं। 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे भागीदारी। दलित है 15%, भागीदारी होनी चाहिए 15%। बजट बढ़ता है, दलित अफसर 3 है, 100 रुपए में से 1 रुपया उनका। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया बांटता है। आबादी 15%, भागीदारी होनी चाहिए 15%।
100 रुपए में से 1 रुपया, 1%। और हमारे पिछड़े भाई जो हैं 50% उनकी आबादी है, पता नहीं शायद 50 है, 55 हो, 60 भी हो सकती है। उनके 3 अफसर बैठा रखे हैं। और जिनकी 50% आबादी है, 50% आबादी है, 100 रुपए में से 5 रुपए उनके, 100 रुपए में से 5 रुपए उनके। आबादी 50% से कम नहीं है, भागीदारी 500 में से। तो अगर आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जोड़ दें तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे आपके। बात समझिए, आबादी आपकी 90%, भागीदारी आपकी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा फायदा उन्हीं 15-20 लोगों को जाता है, आपके जेब से निकलता है, आपको शायद पता भी नहीं लगता। किसान खेती करता है, खून पसीना दे देता है, फिर जाकर बच्चे के लिए टी शर्ट खरीदता है। शायद उसे यह भी नहीं मालूम कि जितना टैक्स वो दे रहा है उतना ही टैक्स अदानी उसी टी शर्ट के लिए अपने बच्चे को अगर खरीदता, अपने बच्चे के लिए खरीदता तो उतना ही टैक्स वो दे रहा है। वो अरबपति है, उसके लाखों करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं, उसको धारा भी दी जा रही है, मगर टी शर्ट खरीदेगा अपने बच्चे के लिए तो जितना टैक्स हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देगा उतनी टैक्स वो देगा। क्या मतलब है इसका? कहीं नहीं लिखा है इसमें लिखा है सब समान है। इसमें लिखा है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तो यह फर्क है। काम वो 15-20 लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, सुना है, मैंने सुना है महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो मुझे आप बताइए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, लाखों रोजगार देने वाला प्लांट, महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो टाटा एयरबस हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था, जो यहां आया था 2 लाख करोड़ रुपए का, 75,000 युवाओं को रोजगार देने वाला, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 करोड़ रुपए का, जो 80,000 महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था 60,000 करोड़ रुपए का, 21,000 युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट, वो गुजरात कैसे चला गया? आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? आप में क्या कमी है? क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हो, आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में कैपेबिलिटी है, मगर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर एक के बाद एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं।